हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के बारे में बात किया था। अर्थात अगर हमारे पास कोई डेटा आता है तो उस डेटा की जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, जो उसकी एवरेज वैल्यूज़ हैं, उनका वेरिएशन कैसा है, उसके बारे में बात करी थी। और यह सब कुछ मैंने यूनिवेरिएट डेटा में किया था। अर्थात मैंने खाली एक ही वेरिएबल लिया था। आपको याद हो मैंने जो भी उदाहरण लिया है उसमें भी मैंने एक ही वेरिएबल लिया था, मार्क्स। उन्हीं का मैंने अर्थमेटिक मीन, उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन, उन्हीं का हार्मोनिक मीन, उन्हीं का वेरिएंस, उन्हीं का स्टैंडर्ड डिवीएशन वही निकाला था। आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को 2 डायमेंशन में एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह के जो हमारे केस होते हैं उनको हम कहते हैं बाई वेरिएट डेटा। बाई वेरिएट का मतलब जहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में एक ही उदाहरण लिया था मार्क्स का, और अगर हम कहते हैं कि अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, मार्क्स और किसी स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है, तो हमको ये मालूम है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर ज़्यादा घंटे पढ़ने की कोशिश करता है तो यूजुअली उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अब देखिए, जब मैंने 2 वेरिएबल लिए तो क्या हुआ, हमारे पास पहले वेरिएबल का मीन, दूसरे वेरिएबल का मीन ये आ गया। साथ ही पहले वेरिएबल का वेरिएंस और दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस आ गया। लेकिन साथ में एक चीज़ और हुई। मुझको अपने कॉमन सेंस से और जो भी हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होती, पहले की नॉलेज होती है, उसमें से हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा घंटे काम करेगा, पढ़ाई करेगा, उसके नंबर यूजुअली ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध भी है कि जैसे जैसे हमारे पढ़ने के घंटे बढ़ रहे हैं, बच्चे के नंबर भी बढ़ रहे हैं। इस संबंध को कैसे देखा जाए, तो इस लेक्चर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमने अपने सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के जो कॉन्सेप्ट 1 डायमेंशन में देखे हैं, उनको हम 2 डायमेंशन में एक्सटेंड करने की कोशिश करें। और जब 2 डायमेंशन में एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद में उसको 2 से ज़्यादा डायमेंशन में एक्सटेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब भी हमारे पास सबसे पहले डेटा आता है तो उसमें से हम उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जैसे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इत्यादि को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसके वेरिएशन को स्टडी करते हैं। उसके लिए हम उसमें से वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। अब हम साथ ही में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम उनके मीन और वेरिएशन के साथ में उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इस स्टडी को करने के लिए हम कोवेरिएंस, कॉरेलेशन कोएफिशिएंट जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास डेटा आता है तो हमको ग्राफिकल और साथ ही एनालिटिकल टूल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और एक अच्छी बात तो ये होगी कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही है तो ग्राफिकल टूल्स के द्वारा और एनालिटिकल टूल्स के द्वारा जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दोनों एक ही होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बाई वेरिएट डेटा की बात करते हैं। जो भी हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वो हमको इस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और यूजुअली जब भी हमारे पास कोई बाई वेरिएट डेटा आता है, बाई वेरिएट डेटा का मतलब क्या है कि 2 वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हमारा डेटा आ रहा है। जैसे कि अगर हम कह दें कि हाइट और वेट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे ही हमने अगर बोल दिया कि कोई अगर हमारा एक एग्रीकल्चरल में कोई एक हमारी खेती हो रही है तो यील्ड ऑफ क्रॉप, और उसके साथ में क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया और ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। ऐसी यील्ड ऑफ क्रॉप हमारा एक वेरिएबल हो गया और क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र भी हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। तो जब भी हमारे पास इस तरह का डेटा आता है तो सबसे पहले हम
कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल टूल्स को यूज़ करें और हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और उस रिलेशन को जो हम ग्राफिक्स के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं, उसमें से दो एस्पेक्ट होते हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उन दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि अगर हम कहें कि यील्ड ऑफ क्रॉप और क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र में क्या होता है। यूजुअली हमने देखा है कि अगर जैसे जैसे फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी हम अपने खेत में इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक हमारी यील्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और डेफिनेटली आप अगर एक लिमिट के बाद अगर डाल देंगे तो पूरी खेती भी ख़राब हो जाएगी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र ऑफ यील्ड और क्रॉप के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यील्ड ऑफ क्रॉप और हम साथ में कहें कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्या इनके बीच में संबंध है? संबंध तो है कि जब भी हम कभी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हम कोई अगर पंप इस्तेमाल करते हैं और उस पंप में अगर हमारा डीजल या पेट्रोल अगर यूज़ होता है और अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हमको कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि अगर कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे जो आदमी खेती कर रहा है उसको इस्तेमाल ना करे तो आपकी खेती कम हो जाएगी। लेकिन आप अगर सोचिए कॉमन सेंस से कि ऐसा कितनी बार होता है, तो यस, आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इनके बीच में संबंध तो है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस का जो हमारी यील्ड ऑफ क्रॉप है उसके साथ में जो एक संबंध उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितना कि उस क्रॉप और जो क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र के बीच में था। तो यहाँ पे हमारी जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है। तो इसलिए हम जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें से हम उन वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है उसको भी मेजर करते हैं कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक कहने से तो काम नहीं बन रहा है, लेकिन जब उसकी हमारी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। ये कुछ वैसी ही बात है कि अगर हम कहते हैं कि किसी हमारे परिवार में किसी को बुखार है, अब कोई फ़ोन पे आपको बताता है कि उसको बुखार बहुत ज़्यादा है या बुखार कम है या ज़्यादा है, इसका क्या मतलब, आपको क्या समझ में आएगा? लेकिन अगर कोई कहता है कि उसका बुखार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपको समझ में आता है कि उसकी क्या कंडीशन है। इसी को हम कहते हैं कि अपने एनालिटिकल टूल्स के द्वारा उस रिलेशन का जो संबंध है उसको न्यूमेरिकली दिखाना। और जो भी हमारी रिलेशनशिप होती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, वो हमारी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकती है, तो उसको भी हम एक तरह से क्वांटिफाई करना चाहते हैं हम, राइट। अब समस्या ये आती है कि इसको कैसे किया जाए। तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने एक्स और वाई से इंडिकेट किया है, तो उनके ऊपर हमारे पास दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी होंगे। तो एक्स के ऊपर जो हमारा डेटा सेट है उसको मैंने x1, x2, xn से निकाला और y पे जो हमारा डेटा सेट है उसको मैंने y1, y2, yn पर निकाला और इनके अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आई हैं उसको मैंने x और y के अंदर कंटेन कर दिया, राइट। अब जब इनके बीच में हमको अगर एक संबंध स्टडी करना है, उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कोवेरिएंस का, राइट। ये जो कोवेरिएंस और वेरिएंस में आप अगर देखोगे तो क्या है, वेरिएंस हमको खाली एक ही वेरिएबल के बारे में जो उसका वेरिएशन उसके बारे में बताता है। जैसा कि आपने देखा था कि वेरिएंस ऑफ x हमारा एक किसी वेरिएबल x के लिए हमने डिफाइन किया था 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये लेकिन हमारे खाली एक ही वेरिएबल के बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल है तो वेरिएंस ऑफ y भी अगर हम 1/n समेशन n yi माइनस y बार से डिफाइन कर सकते हैं, yi माइनस y बार होल स्क्वायर से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन x और y के बीच में जो कोवेरिएंस हो रहा है उसको भी तो समझना है। तो उसके लिए जिस प्रकार से हमने अपने वेरिएंस के एक्सप्रेशन का डेवलपमेंट किया था, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था, उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कोवेरिएंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करते हैं और दो वेरिएबल x और y के बीच में जो भी हमारा कोवेरिएंस है उसको हम 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार yi माइनस y बार के द्वारा हम उसको दिखाते हैं, राइट। और R सॉफ्टवेयर में इस कोवेरिएंस को कंप्यूट करने के लिए हमारा कमांड होता है COV, राइट। और यहाँ से हम इसमें कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y हम इसको करते हैं। और जैसा आपको याद होगा कि वेरिएंस को निकालने के लिए हमने कमांड यूज़ किया था VAR, राइट।
तो इस वेरिएंस और कोवेरिएंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक नया मेजर डिफाइन करते हैं जो है कॉरलेशन कॉफिशिएंट। ये कॉरलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? ये हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो ये उसकी डिग्री को मेजर करता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि प्लॉट करते हैं कि एक हमारे पास कोई वेरिएबल है x और एक y है, इस पर हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं xi yi, और अगर मैंने इसको प्लॉट किया, ये हमारा प्लॉट इस तरीके का आ रहा है, इस तरीके का। और अगर एक और डेटा सेट है जहाँ पर हमारा x और y हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस है और दोनों का हमारा स्केल हमने सेम ही रखा है और डेटा अगर हमारा इस तरीके का अगर आ रहा अगर तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले केस में अगर आप एक लाइन बनाने की कोशिश करिए तो कुछ यहाँ से पास होगी, दूसरे वाले केस में भी लाइन कुछ ऐसे ही पास होगी, लेकिन एक अंतर है। पहले वाले केस में सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के बहुत पास हैं और जबकि दूसरे केस में ये सारे पॉइंट लाइन से थोड़ा सा दूर है। इसको हम कहते हैं कि इस वाले केस में, केस नंबर 1 में x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरे वाले केस में x और y के बीच की जो रिलेशनशिप है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या वीक है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे इन स्कैटर पॉइंट्स की दूरी इस लाइन से आगे बढ़ती जाएगी, इनकी जो स्ट्रेंथ है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वो वहाँ से कम होती जाएगी, राइट। लेकिन अब ये तो मैंने आपको ग्राफिकली दिखा दिया, लेकिन अगर मुझे इसको न्यूमेरिकली दिखाना है एक एनालिटिकल फॉर्मेट के थ्रू, उसके लिए हम कॉरलेशन कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉरलेशन कोएफिशिएंट को हमने कैसे डिफाइन किया है? इसको हम R से डिनोट करते हैं, R x y अर्थात x और y के बीच का कॉरलेशन, और इसको डिफाइन करते हैं कोवेरियंस x और y के बीच में, और इसको हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y। अर्थात अगर हम कह दें कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इस तरीके से कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये हमारे कॉरलेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन होती है। और इसको अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हमारा कॉरलेशन कोएफिशिएंट है R, ये हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसके हमारे कई सारे एडवांटेजेस होते हैं कि हम इसमें से ग्राफ को प्लॉट करके और उसके जो भी कॉरलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमको इस कॉरलेशन कोएफिशिएंट को अपने डेटा वेक्टर x और y में अगर कंप्यूट करना होता है तो हमारा कमांड होता है COR, और अगर दो x हमारे डेटा वेक्टर हैं XY तो ये हमारा COR x, y हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ उदाहरण लिए हैं जहाँ पर ये समझाने के लिए कि x और y के बीच में अगर हम स्कैटर डायग्राम प्लॉट करते हैं तो किस तरीके का प्लॉट आता है, उसकी बेसिस पे हमको किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले चलिए हम इनको प्लॉट पे नंबर डाल देते हैं सो दैट कि आपको समझाने मेरे लिए आसानी हो। तो मैंने इन 6 प्लॉट पर 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें से आप अगर देखेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींचने की कोशिश करें तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे इस लाइन के देखिए बहुत ही करीब है, राइट। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x और y के बीच की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है। तो ये जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो प्रोसेस है इसको हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू कम हो रही है तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस साइन से डिनोट किया है। और या माइनस साइन जो भी कॉरलेशन कोएफिशिएंट का आएगा उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि x और y के बीच में रिलेशनशिप डिक्रीजिंग है। और आप देख सकते हैं चूंकि r की वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करती है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 0.90, मतलब कि ठीक है -1 के बहुत क्लोज है। 100% कब होती कि जब अगर हमारे पास सारी के सारी वैल्यूज़ हमारी एक ही लाइन पर लाई कर रही होती हैं, इस प्रकार से, राइट। अब हम अपने दूसरी फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ भी अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसी तरह की लाइन आएगी। इसको अगर हम सीधा लाइन बनाए तो शायद ये इस तरीके की आएगी। यहाँ भी आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपका x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इस लाइन से इन पॉइंट्स की दूरी अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर हमने इंडिकेट किया कि r की वैल्यू
-0.50 है। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, और 0.5 दिखा रहा है कि ठीक है, जो पहले से की केस से आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर रिलेशनशिप कमज़ोर है, इसीलिए मैंने इसको 0.9 की जगह मैंने इसको 0.5 कर दिया है। अब फिगर नंबर 3 में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इनके बीच में ये जो स्कैटर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी रिलेशनशिप आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, और आई विल से कि नो लीनियर रिलेशनशिप इज विजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर x में कोई परिवर्तन हो रहा है तो y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या जो परिवर्तन कुछ होता भी है उसके बारे में कोई इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो इस केस में हमने कर दिया कि r की वैल्यू हमारी 0 है। तो अगर हमारे x और y हमारे अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, x और y दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, अर्थात कि x की वैल्यू में कुछ परिवर्तन होने से y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट वहाँ पे 0 आएगा। अब जो चीज़ मैंने आपको फिगर 1 से 3 के बीच में दिखाई है, उसी को मैं उल्टी डायरेक्शन में चलता हूँ। अब हम यहाँ पे इंक्रीजिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो फिगर नंबर 4 में आप देखेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर आप यहाँ पर अगर एक लाइन खींचने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके की आएगी। तो जब भी हमारी कॉलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर प्लस साइन के साथ में आती है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वह पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। और आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारी लाइन से थोड़ी दूरी पे हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.5 लिख दी है, राइट। अगर हमारी लाइन इस प्रकार से होती और सारे पॉइंट हमारे एग्जैक्टली इसी लाइन पर लाई कर रहे होते, तो हमारे पास इसकी कॉलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 के बराबर में आती। अब उसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो 5वीं फिगर में देखेंगे, अगर हम एक लाइन बनाते हैं, तो ये इसमें से जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, आप अगर देखोगे कि इस लाइन के काफ़ी करीब करीब हैं ये, अर्थात कि x और y के बीच में जो संबंध है 5 नंबर की फिगर में, वो 4 नंबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको r = +0.9 दिया है। प्लस से क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर आपके पास एग्जैक्ट अगर रिलेशनशिप हो जाती है, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं और x की वैल्यू बढ़ने के साथ में y की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको हम r = +1 से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम इस कॉलेशन कोएफिशिएंट को इंटरप्रेट करते हैं। अब ये काम आप जब आप सॉफ्टवेयर में करोगे तो आपको इस तरीके के स्कैटर डायग्राम दिखाई देंगे, उसके साथ आपको कॉलेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा और फिर आप अपने डेटा का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, राइट। सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि हमारे पास किस तरह से वैल्यू कंप्यूट होती हैं, मैंने यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर ले लिए, एक 1 2 3 4 का और दूसरा मैंने भी 1 2 3 4 का कर दिया। तो आप अगर देखेंगे कि ये हमारा है सपोज x और ये हमारा है y, राइट। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो कोवेरियंस की वैल्यू होती है ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो वेरियंस की वैल्यू होती है ये हरदम ग्रेटर देन 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जब अपने कॉलेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, जिसको हमने कोवेरियंस बिटवीन x एंड y और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y मैंने अगर डिफाइन किया अगर तो r की वैल्यू हमारी जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, तो ये कहाँ से इसका असर आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। अगर हमारा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अगर पॉजिटिव है तो r की वैल्यू कोएफिशिएंट और कॉलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यही बात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप बनेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो इसमें से कोवेरियंस की वैल्यू क्या आ गई, +1.66। और इसी में अगर मैंने ले लिया कि एक वैल्यू को मैंने 1 2 3 4 कर दिया और दूसरी वैल्यू को मैंने माइनस में कर दिया, -1 -2 -3 -4, जैसे कि वैल्यूज एक वैल्यू बढ़ती जा रही है उसी तरह से दूसरी वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिलेशनशिप, और इस केस में कोवेरियंस की वैल्यू हमारी आ गई -1.66। और ये इसके स्क्रीनशॉट है, आप बिलीव कर सकते हैं कि जब आप इसको R सॉफ्टवेयर में करोगे तो आपको इसी प्रकार की वैल्यूज मिलती रहेंगी, राइट। तो इसके द्वारा आपने देखा यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है और पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसके द्वारा हम अपनी इस संबंध का जो डायरेक्शन है प्लस और माइनस का, उसको हम देख सकते हैं। और उसके द्वारा हम देख सकते हैं अगर साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है, और अगर साइन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग रिलेशनशिप है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैंने वेरिएंस का कॉन्सेप्ट दिया, और जब वेरिएंस का कॉन्सेप्ट दिया तो हमारे पास जब एक वेरिएबल था तो मैंने डिफाइन किया वेरिएंस ऑफ x,
और जब इसके साथ मेरा दूसरा वेरिएबल आ गया तो मैंने डिफाइन कर दिया वेरिएंस ऑफ y, लेकिन इसके साथ में हमारा इसका कोवेरिएंस भी यहाँ पर ऐड हो गया। अर्थात कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स थे तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट हो गए, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y और कोवेरिएंस बिटवीन y एंड x दोनों सेम होंगे, अर्थात x और y के बीच का जो कोवेरिएंस और y और x के बीच का कोवेरिएंस दोनों बराबर ही होंगे। तो अब एक सवाल आता है कि इसको अगर मुझे बाईवेरिएट डायमेंशन में या टू डायमेंशन में अगर एक्सटेंड करना है तो इस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से दिखाया जाए कि किसी को समझ में आ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोवेरिएंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स में क्या है, हमने कहा कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y जब हम लिखते हैं तो इसकी हमारी एक मैट्रिक्स बन जाती है और उस मैट्रिक्स में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन ऐसे होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स पर हमारे वेरिएबल्स के वेरिएंस होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पर उनके कोवेरिएंस होते हैं। जैसे अगर हम कहें इस मैट्रिक्स में ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे वेरिएंसेस हैं और जो हमारे कोवेरिएंसेस हैं ये इस मैट्रिक्स के ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं, तो ये हरदम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसलिए जब भी हम कभी यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट में आते हैं तो हम वेरिएंस और कोवेरिएंस को कंसीडर करने के लिए हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। और इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास सपोज कि एक और वेरिएबल ऐड हो जाता है z, तो अब क्या होगा, हमारे पास इसमें वेरिएंस ऑफ z भी हमको देखना पड़ेगा और साथ में कोवेरिएंस बिटवीन y और z और कोवेरिएंस बिटवीन x एंड z, इसको भी मुझे देखना पड़ेगा। तो इस बात को समझने के लिए हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, कोवेरिएंस बिटवीन x, y एंड z। और देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स पर जो हमारे वेरिएंस हैं वो आ गए, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ z, और जो हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे ये कोवेरिएंस आ गए एक्स वाई के बीच में, एक्स जेड के बीच में और वाई जेड के बीच में। और ये चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि कोवेरिएंस एक्स और वाई के बीच का जो हमारा वाई और एक्स के बराबर ही होगा, तो इसलिए ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जहाँ पर हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो हमारे लोअर डायगोनल और अपर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं, राइट। तो अब आपने देखा कि हमने जो भी वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लिया था उसके अंदर जब हमने उसको यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट या उसके ऊपर की डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करी, तो हमारे पास वेरिएंस का भी कॉन्सेप्ट रहा और साथ में कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी ऐड हो गया, और उसको मैंने वेरिएंस या कोवेरिएंस की जगह उसको मैंने कोवेरिएंस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से इंडिकेट करने की कोशिश करी। तो ये हमारा पहला उदाहरण है जहां पर हम आपको यूनिवेरिएट से मल्टीवेरिएट की ओर लेकर के आए हैं। उसी तरीके से हम आपके बाकी कॉन्सेप्ट को भी धीमे धीमे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। उसी तरीके से जैसे हमने अपनी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पहले बात करी थी कि अगर हमारे पास मीन होता है और हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल होता है तो हम उस वेरिएबल का मीन निकालते हैं, मीन ऑफ एक्स, और अगर दो वेरिएबल हो गए तो हम उसमें से y का भी मीन निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर हमारे पास इशू ये आता है, समस्या ये आती है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों बाईवेरिएट हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो हम मीन की जगह क्या निकालें, उसकी जगह हम यहाँ पे मीन वेक्टर निकालते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मीन ऑफ दिस एक्स वाई वेक्टर इज, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ एक्स और y की जगह लिखेंगे हम मीन ऑफ y यहाँ पर। तो ये हमारा एक जो मैट्रिक थ्योरी वाला वेक्टर होता है, यह डेटा वेक्टर नहीं है, ये मैट्रिक थ्योरी में जो हमारा वेक्टर होता है ये हमारा वो चीज़ है जहाँ पे हमारी रो या कॉलम हमारा एक होता है, राइट, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। अब इसी में अगर हम मान लीजिए एक और वेरिएबल को ऐड करते हैं, एक हम वेरिएबल z को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास तीसरा वेरिएबल एक पैरामीटर है मीन ऑफ z, वो भी ऐड हो जाएगा। और उस केस में जो हमारा मीन वेक्टर है अब वो तीन वेरिएबल्स का मीन वेक्टर होगा, और ये हमारा इस तरह से मीन ऑफ x, मीन ऑफ y और मीन ऑफ z का ये मीन वेक्टर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी को जो हमने यूनिवेरिएट डेटा में एक मीन और वेरिएंस के द्वारा समझने की कोशिश करी थी, मल्टीवेरिएट के केस में मीन का कॉन्सेप्ट हमारा मीन वेक्टर और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब हम एक बार वापस अपने कॉलेशन कोएफिशिएंट पर आते हैं और बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले दो वेक्टर 1 2 3 4 1 2 3 4 के बीच में कोवेरिएंस निकाल के दिखाया था, राइट। देखिए ये आपने निकाला था। अब हम इसके बीच में आपको कॉलेशन निकालते हैं। तो देखिए कॉलेशन C1 2 3 4 और C1 2 3 4 के बीच में कितना आ गया, 1। क्यों आया, आप अगर ध्यान दें तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं।
आपका पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसीलिए ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो गई, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट पॉजिटिव लीनियर डिपेंडेंस। चूंकि इनके बीच का जो संबंध है वो लीनियर है, इसलिए हम उसको एग्जैक्ट पॉजिटिव लीनियर डिपेंडेंस कहते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम एक नेगेटिव डिक्रीजिंग रिलेशनशिप ले लें, तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक हमारा डेटा वेक्टर है 1 2 3 4 और दूसरा हमारा हो गया -1 -2 -3 -4, इसके बीच में अगर हम कॉलेशन निकालेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है आर सॉफ्टवेयर में, -1। तो ये किस प्रकार से है, एक आपका पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और आप अगर इनको आपस में मिलाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट नेगेटिव लीनियर डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, राइट। अब एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि अगर हमारे पास कभी कोई बाईवेरिएट डेटा आता है तो उसको हम आगे कैसे ले करके आते हैं। तो एक हमने छोटा सा उदाहरण लिया है कि एक शहर में 27 दिनों में जो डे का टेम्परेचर था और उस दिन उस शहर में पानी की कितनी खपत हुई, इसका डेटा लिया है। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, पानी का कंजम्पशन बढ़ता जाता है, लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया। अब इसको हम स्टैटिस्टिकली स्टडी करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले जो हमारा पेयर्ड डेटा आया था, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास जो पानी पे डेटा आया है उसको मैंने लिख लिया है वाटर में, और जो टेम्परेचर का डेटा आया है उसको मैंने लिख लिया डेटा वेक्टर में टेम्प में। तो अगर आप देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू वाटर की कितनी है 33710, और पहली वैल्यू टेम्परेचर में कितनी है 23। तो ये हमारा डेटा कुछ ऐसा है, बाईवेरिएट डेटा 23,33710, राइट। तो जब हमारा टेम्परेचर 23 था तो उस दिन उस सिटी में 33710 मिलियन लीटर्स पानी खर्च हुआ। उसी तरह से जो हमारी दूसरी वैल्यूज हैं ये वाली 311, 31666 और 25, इसका मतलब ये है कि दूसरे दिन जब हमारा सिटी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस दिन हमारे पास सिटी में 31,666 मिलियन लीटर पानी खर्च हुआ। उस तरीके से इसी तरह का पेयर्ड डेटा हमने 27 दिनों का लिया है। अब इसको देखिए हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक कमांड बहुत आसान सा है, प्लॉट, PLOT। जब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो आप देखिए आपको कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड दिखाई पड़ा है। सारा डेटा इस यहाँ पर कंटेन्ड है, और आप अगर यहाँ पे अगर आप एक लाइन भी अगर तैयार करना चाहोगे, कोई वो लाइन इस तरीके की आ जाएगी। आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा है कि यस, टेम्परेचर और पानी की खपत के बीच में एक इंक्रीजिंग लीनियर रिलेशनशिप है, और यह रिलेशनशिप कोई कमजोर भी नहीं है लेकिन अच्छी खासी स्ट्रांग भी है, क्योंकि आप अगर देखिए तो ये पॉइंट्स इस लाइन के आसपास काफी लंबाई कर रहे हैं। अब लेकिन इसको क्वांटिफाई कैसे किया जाए, और हमारे पास एक और कमांड होता है scatter.smooth, SCATTER.SMOOTH। तो अगर हम इसके द्वारा अगर हम ये चाहें तो जिस तरह की मैंने ये लाल रंग से ये वाली लाइन तैयार करी है, इसी लाइन को हमारा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर देगा, और आप देख सकते हो कि ये हमारी लाइन इसमें से देखिए बन करके आ गई है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना अगर है कि जो लाइन मैंने हाथ से बनाई है, अगर ये सॉफ्टवेयर उसको प्लॉट करेगा तो उसके बीच में ये लाइन कहाँ से जाएगी। तो आपको डिफरेंट तरीके के जो भी हमारे ग्राफिकल मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके के प्लॉट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके ये देखना है कि हमारा डेटा क्या हमको बताने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम इसके बीच में जरा सा कोवेरियंस निकालते हैं। क्यों? अब हम कन्विंस हैं कि हमारे डेटा में x और y के बीच में एक रिलेशनशिप लीनियर है, अर्थात वाटर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है। तो इनके बीच का जब हम कोवेरियंस निकालते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, और जब हम कॉलेशन निकालते हैं तो ये हमारा 0.95 आ गया। 0.95 ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस पिक्चर में, इस ग्राफिक में, कि हमारे सारे पॉइंट्स इस लाइन के आसपास हैं, वही काम तो ये आपको दिखा रहा है कि पॉइंट जो आसपास है उसको हम 0.95 कॉलेशन कह रहे हैं, राइट। इसके द्वारा आपने देखा कि बाईवेरिएट डेटा की एनालिसिस हमने कैसे करी। अब इशू ये आता है कि जिस तरीके से हमने अपने मीन को मीन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, हमने अपने वेरिएंस को कोवेरियंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया मल्टीवेरिएट के केस में, उसी तरीके से अगर क्या हम कॉलेशन कोएफिशिएंट को भी कुछ कर सकते हैं? आंसर है हाँ। हम कॉलेशन कोएफिशिएंट को एक कॉलेशन कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉरेलेशन मैट्रिक्स, राइट। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल अगर है तो उसका कॉलेशन x और x का कितना होगा? 1 होगा। और अगर हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया y, तो y के बीच में जो कॉलेशन y और y के बीच का कॉलेशन भी 1 होगा। लेकिन x और y के बीच में हमारा जो कॉलेशन हमारा
RXY के द्वारा मैंने इसको इंडिकेट किया है। तो अब अगर हमको इस कॉलेशन कोएफिशिएंट को अगर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इंडिकेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉलेशन मैट्रिक्स तैयार करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉलेशन बिटवीन x एंड y। ये हमारी इस तरह की मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स न्यूमेरिकल मैट्रिक्स है जो हमने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ने की कोशिश करी थी। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या आ गया, कॉरेलेशन बिटवीन x एंड x और कॉरेलेशन बिटवीन y एंड y, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पर कॉलेशन बिटवीन x एंड y और कॉलेशन बिटवीन y एंड x दोनों आ गए। अब देखिए, कॉलेशन बिटवीन x एंड y और y एंड x तो सेम ही होते हैं, और कॉलेशन बिटवीन x एंड x हमारा 1 होगा, कॉलेशन बिटवीन y एंड y 1 होगा, कॉलेशन बिटवीन x एंड y RXY होगा, और कॉलेशन बिटवीन y एंड x भी RXY होगा, जिसको मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स में दिखा दिया है, राइट। अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम एक और वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं z, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉलेशन ऑफ z एंड z कितना होगा 1, लेकिन साथ में अब z का x और z का y के साथ में भी तो कॉलेशन होगा, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया कि x और y के बीच का कॉलेशन है RXY, x और z के बीच का कॉलेशन है RXZ, और y और z के बीच का कॉलेशन है RYZ। और इसी चीज को, इसी कॉलेशन मैट्रिक्स को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमारे कॉलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x, y एंड z दिखा रहे हैं, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है ये x और x के बीच में कॉलेशन है, दूसरी वैल्यू हमारी y और y के बीच में कॉलेशन है, और तीसरी वैल्यू हमारी z और z के बीच में कॉलेशन है। और जो हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमको क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारा RXY है, x और y के बीच का कॉलेशन कोएफिशिएंट, ये हमारा RXZ है, x और z के बीच का कॉलेशन कोएफिशिएंट, ये हमारा RYZ है, y और z के बीच का कॉलेशन कोएफिशिएंट, और वही कहानी हमारी लोअर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी आएगी। तो ये जो हमारी कॉलेशन मैट्रिक्स है ये भी हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, राइट। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर तो मैंने आपको जो हमारे मीन वेरिएंस और कॉलेशन के कॉन्सेप्ट थे इसको मैंने आपको एक मल्टीवेरिएट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। जिस तरीके से मैंने इसको किया है उसी तरीके से आप कोवेरिएंस के भी जो कॉन्सेप्ट को आप आगे आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स, राइट, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब हम जरा सा इस एग्जाम्पल को अपने इस R सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं। तो जरा सा पहले हम अपने इस टेम्परेचर और वाटर का जो डेटा है इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया तो मेरा कुछ टाइम बच जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट वाटर टेम्परेचर। तो देखिए ये इस तरीके का आ गया, आप देख सकते हैं ये वही वाला प्लॉट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, राइट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे स्कैटर स्मूथ अगर हम देखते हैं, स्कैटर स्मूथ बिटवीन टेम्परेचर एंड वाटर, तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा, ये देखिए इस लाइन में देखिए ये वाली लाइन हमारी ऐड हो गई, राइट। और अगर हम कोवेरिएंस बिटवीन, अगर हम यहाँ पे वाटर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम कोवेरिएंस निकालना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा कोवेरिएंस आ गया, और इसी में अगर हम यहाँ पे इसका कॉलेशन निकालना चाहते हैं तो मैंने COR वाटर टेम्परेचर कर दिया, तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी 0.957599 आ गई, जो मैंने आपको देखिए यहाँ पर करके दिखाया था, राइट। और साथ ही में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ अगर कि अगर हमको यहाँ पे, अगर हम यहाँ दो डेटा वेक्टर लेते हैं C1 2 3 4 और दूसरा भी हम यही लेते हैं C1 2 3 4, और इसके बीच में अगर हम कॉलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर हम इसी को अगर हम यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, PLOT प्लॉट, देखिए यहाँ पे ये आपको सारी 1 2 3 4 सारी वैल्यू देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इसी में अगर हम मान लीजिए अगर हम इन वैल्यूज़ को अगर हम माइनस कर देते हैं दूसरे डेटा वेक्टर में, तो देखिए ये प्लॉट कैसा बन जाएगा, देखिए इसकी डायरेक्शन बदल गई, ऐसे हो गई। और इसी में अगर हम इसका कॉलेशन कोएफिशिएंट अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हमारा COR ये हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से आप अगर देखिए, अगर तो मैंने आपको यहाँ पर इस ग्राफिकल डिवाइस और एनालिटिकल वैल्यूज़ दोनों से आपको ये एक समझाने की कोशिश करी और दिखाने की कोशिश करी कि दोनों के बीच में एक तरह का ही इंटरप्रिटेशन आता है। अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमको ग्राफिकल डिवाइस के द्वारा मिलेगी वही इन्फॉर्मेशन इनको अपने जो भी एनालिटिकल स्किल से, एनालिटिकल टूल से उनके द्वारा भी मिलनी चाहिए। और इस लेक्चर में ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहली बार यूनिवेरिएट से मल्टीवेरिएट
डायमेंशन की ओर जाने की कोशिश करी है। और मैंने जो कोशिश करी उसमें से पहले मैंने आपको यूनिवेरिएट में कॉन्सेप्ट दिया और उसी को मैंने धीमे धीमे करके मल्टीवेरिएट की ओर आगे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लेकिन आप अगर सोचिए इसमें से क्या दिक्कत आएगी। जब आपके पास एक वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती हैं, तो उनको समझना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप उन वैल्यूज़ को एक्सटेंड करके आपने जैसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स या कॉरेलेशन मैट्रिक्स में अगर आपने लिख दिया, अब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ कॉरेलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो आपको दो वेरिएबल्स के बीच में तो रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी कि जैसे उदाहरण के लिए कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप इंक्रीजिंग है, एक्स जेड के बीच में डिक्रीजिंग है, वाई जेड के बीच में इंक्रीजिंग है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी था कि हम यूनिवेरिएट में हम उसको कन्वर्ट कर दें। हमारा ऑब्जेक्टिव तो है कि हम इस मल्टीवेरिएट सेटअप में अपना कंक्लूजन कैसे लेंगे। आपको अपनी कॉरेलेशन मैट्रिक्स, कोवेरिएंस मैट्रिक्स या मीन वेक्टर जो भी कुछ है, उसको एक साथ देखना है और उसकी बेसिस पर आपको अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने हैं, जो आपके कंक्लूजन्स होने हैं वो आपको निकालने हैं। ये उसी तरह की बात है कि कोई अगर कहे कि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर ठीक है, हाइट ठीक है, वेट ठीक है, लेकिन ब्लड शुगर बहुत हाई है, आप उसको क्या हेल्दी आदमी कहोगे, हेल्दी इंसान कहोगे? नहीं। तो मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में जब हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, हम धीमे धीमे आपको जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उनको हम बताते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चैलेंजेस को सॉल्व करना बहुत कठिन काम है। ये उतना कठिन नहीं है जितना कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चैलेंजेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होने चाहिए और उसी के तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। अगर एग्ज़ाम में कठिन क्वेश्चन पेपर आने वाला होता है तो हम ज़्यादा तैयारी करते हैं, और अगर ये मालूम है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आसान आने वाला है तो हम कम तैयारी करते हैं। इसीलिए आज हमारे पास पहला इम्तिहान का पेपर आया है और हमने अपने चैलेंजेस देखे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी एश्योर कर दूं कि जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इस डेटा को लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को आर सॉफ्टवेयर में देख करके न्यूमेरिकल वैल्यू से देखोगे और धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरह के मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स के द्वारा आपको सही इंटरप्रिटेशन निकालना आपके बाएं हाथ का काम होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और तो बड़े बड़े कामों को करने के लिए हम जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, तो चाहे वो यूनिवेरिएट हो, बाईवेरिएट हो, ट्राईवेरिएट हो या मल्टीवेरिएट हो, आपके लिए सभी का डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा और उस समस्या का समाधान करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आज इस लेक्चर में हम आपसे यही कहेंगे कि मैंने जिन जिन कॉन्सेप्ट को लिया है, आप उसको कोई भी अपने डेटा सेट को उठाइए, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। डेटा सेट में आर्टिफिशियली चेंज करिए, कुछ वैल्यूज़ को, जैसे आपने अगर एक्स और वाई की 20-20 वैल्यूज़ ले ली, कुछ आपने उनको वैल्यूज़ को सारे पहले पॉजिटिव कर दिया, फिर नेगेटिव कर दिया सारी वैल्यूज़ को। उसके बाद में आपने कुछ को पॉजिटिव किया, कुछ को नेगेटिव किया और देखा कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि कॉरेलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू में क्या फ़र्क आता है, कोवेरिएंस की वैल्यूज़ में क्या फ़र्क आता है, और उन्हीं को अगर आपने उसकी डायमेंशन बढ़ाने की कोशिश करी, तो उसमें जब आप उसकी कॉरेलेशन मैट्रिक्स या कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसके बारे में हम बाद में भी और बात करेंगे। जब हम उसको तैयार करेंगे तो मैट्रिक्स को देख करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या वो रियल लाइफ में जो हो रहा है उसी की इंफॉर्मेशन दे रही है, और दोनों में क्या मैचिंग हो रही है। और ये कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ उदाहरण लेकर के आर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।